सुभाष बशीष सर है हमारे साथ। नाम ही काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए। तो आप सभी लोग डिसेबिलिटी सेक्टर में उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लंबा एक्सपीरियंस है, लॉयर हैं, ऑडिट्स करते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स। सुभाष सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे? दिस इज़ वंडरफुल। यहाँ पर जो एनर्जी है वो मतलब यू कैन कंपेयर दिस वंडरफुल एनर्जी अराउंड। आपके कौन से सेशंस थे और क्या खास था उनमें? ना आई हैड मेरा एक जो मेन सेशन था वो सीडैक ने क्यूरेट किया था, एंड दिस वाज द इंडियन स्टैंडर्ड ऑन आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड उसकी एक्सेसिबिलिटी पे था। और स्टैंडर्ड तो बन गया है, नोटिफाई हो गया है, रूल 15 में उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है, बीआईएस ने नोटिफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिकॉज स्टैंडर्ड बनने के बाद रोल आउट कैसे करना है उसको, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसका अपटेक कैसे बढ़ाएं हम सोसाइटी में या स्टेक होल्डर्स में, क्योंकि अभी भी स्टैंडर्ड्स हैं लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में नहीं है। तो इसके ऊपर वी हैड दिस इंटरेस्टिंग वंडरफुली क्यूरेटेड बाय सीडैक। सो उसमें थोड़ा इजी भाषा में लिसनर्स को बताओ, ये स्टैंडर्ड्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किन स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं? ओके देखिए, आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए भारत सरकार ने स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं। इसको बनाया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में। उनकी एक कमेटी है LITD 35, जिसका मैं एक मेंबर हूँ, और उसने इसको निकाला है, इस स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, एक्सेसिबिलिटी के पैमाने हर एक डिसेबिलिटी के अलग हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक विजन इम्पेयर्ड व्यक्ति के लिए एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो सकता है वेब एक्सेस, स्क्रीन रीडर एक्सेस। सेम टाइम एक सर्बल पॉलिसी जिस व्यक्ति को है उसके लिए शायद एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो सकता है उसके पेस पे काम करने वाले या उसकी स्पीड से काम करने वाले प्रोडक्ट्स, या उसके हाथ के ग्रिप के हिसाब से बना हुआ बड़ा माउस या बड़े कीबोर्ड, राइट। तो उस हर एक डिसेबिलिटी का एक अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है जो हमारे इन स्टैंडर्ड्स से मीट कर सकते हैं। बेसिकली आप मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे जो इंट्रोडक्शन है वो है केवल विजुअल डिसेबिलिटी का, तो मैं केवल अपने प्रोडक्ट में विजुअल डिसेबिलिटी का ध्यान रखूंगा जी। लेकिन यदि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं फिक्स जो यूनिवर्सल डिजाइन पर आधारित है, राइट, यदि उसके बेसिस पर मैं अपना डिजाइन करता हूँ प्रोडक्ट, तो मैं न केवल ब्लाइंड के लिए बल्कि बाकी सब डिसेबिलिटी के लिए भी उस अपने प्रोडक्ट को एक्सेसिबल बना पाऊंगा। तो बेसिकली जैसे WCAG है वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, Yes. उसी तरह ICT को एक्सेसिबल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। एग्जैक्टली। और ये स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं और अब इसको इंडियनाइज किया है। फर्क इसका यह है कि देखिए, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। भारत देश के अंदर हमारे शेड्यूल में कितनी सारी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में है, संविधान के शेड्यूल में। इंटरनेशनली हर चीज अंग्रेजी में है और अंग्रेजी एक्सेप्टेड है वाइडली। लेकिन इंडिया में आ जाएं तो आप देखेंगे इंटरनेट का जो रीच है गांव तक में लोगों के पास घर में, थैंक्स टू ये जो क्रांति है हमारी आईसीटी की क्रांति, उसके अंतर्गत हम एक गांव का जो एकदम गरीब व्यक्ति है, एकदम कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या वहाँ की लोकल भाषा जानने वाला व्यक्ति है, वो भी आईसीटी प्रोडक्ट्स यूज करता है। राइट। और यदि वो अंग्रेजी में ही होंगे और अंग्रेजी नहीं आएगी तो वो यूज नहीं कर पाएगा। इसके लिए आईसीटी स्टैंडर्ड्स, इंडियन आईसीटी स्टैंडर्ड्स में हमने विशेष प्रावधान किए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग हैं, विच इज वी आर एड्रेसिंग ऑल्सो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो मान लीजिए मैं हिंदी में मैं कुछ बात कर रहा हूँ, उसको कोंकणी भाषा में ट्रांसलेट करना है या मराठी में ट्रांसलेट करना है या तमिल में ट्रांसलेट करना है, वो इस माध्यम से हो सकता है। और इस तरह का है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आसानी से किसी बैरियर को फेस नहीं करेंगे। यदि हम स्टैंड बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट को या आईसीटी प्रोडक्ट को, तो यदि आप उस समय वो फंडामेंटल्स का ध्यान रखें, यूनिवर्सल डिजाइन बेस्ड फंडामेंटल का, तो आप बहुत इजीली किसी भी भाषा में कहें उसको ट्रांसलेट भी किया जा सकता है, उसको किसी भी मीडियम पे एक्सेस किया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड रियल एक्सेसिबिलिटी। की हाइलाइट्स क्या थी आज की डिस्कशंस की? सी हाइलाइट्स, पहले हमने बेसिकली, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस थी वो क्रॉस फ्रॉम डाइवर्स सेक्टर्स थी, और उसको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि स्टैंडर्ड है क्या, स्टैंडर्ड्स में न केवल स्टैंडर्डाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स बट ऑल्सो
उसको टेस्टिंग कैसे करें, उसके कन्फॉर्मेंस के इंडिकेटर्स क्या हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में हमने दोनों के बारे में लोगों को बताया, पार्टिसिपेंट्स को बताया, एंड पीपल वेरी इंटरेस्टेड कि इसको सर्टिफिकेशन किस तरह से हम करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बनने के बाद अक्सर इशू आता है कि सर्टिफिकेशन कहाँ से होगा, विच आर द अथॉरिटीज जो उसको सर्टिफाई करेंगे। तो वो अभी पूरा का पूरा इकोसिस्टम अभी तैयार नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है। वो हम लोग ने डिस्कस किया कि हम हाउ टू रोल दिस आउट, whose duty is to roll this out, what is our duty, and how we can contribute in this larger rolling out of these ICD standards implementation. राइट। और दूसरा सेशन आपका क्या था? I think that was one major session, और बाकी तो I attended the think tanks where I contributed as a participant. So वो कल NCPDP ने बहुत अच्छे 2 sessions किए थे. One was on deaf blindness, in which we had participants from diverse deaf blindness background. और इंडिगो के एक आई थिंक ट्रेनिंग हेड वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। सो प्रिसाइजली दोज आर द सेशंस। बट यहाँ पर आपके पास मुझे लगता है ये लंबा प्रोग्राम है, 4-5-6 दिन का प्रोग्राम है, इतना एक्सपेंस है कि लगता है ये 3 दिन भी कम है, एक स्टॉल पे जाके देखने के लिए भी कम है। बिल्कुल सही। और क्योंकि फैला बहुत है, इस बार और बड़ा हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ये एक मल्टी लोकेशनल हो गया, तो चैलेंज होता है। सबसे फेवरेट इवेंट कौन सा रहा आपका यहाँ पे, या कोई स्टॉल एग्जीबिशन? सबसे फेवरेट क्या फैसिनेट किया आपको? आई थिंक जो स्टेज पर जो हमारे डिसेबल्ड बहन भाइयों ने जो कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए, जो बैंड्स की प्रेजेंटेशन थी, दैट वाज अमेजिंग। इवनिंग में मतलब पूरा दिन आप थक गए हैं, और शाम को आकर जब आपके डिसेबल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट बैंड्स, पहली बारिश आई रियली लव्ड, उसमें सारे अपने ब्लाइंड आर्टिस्ट वो हैं आर्टिस्ट थे, और वी हैड इवन सिंगर, ब्यूटीफुल सिंगिंग, ब्यूटीफुल रेंडिशन। मतलब आपका पूरे दिन की थकान मिट गई शाम को, और वो कार्यक्रम करीब 10 बजे तक चला। वी हैड सेवरल पीपल कमिंग इन, सुदेश भोसले जी का था, और रितिका मैम का यस, रितिका साहनी ऑफ कोर्स, पहली बारिश वो तो छा ही गया, वो एकदम उसको लास्ट में किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को शायद ये अंदाजा था कि रितिका जी का जो बैंड है वो लोगों को होल्ड कर सकेगा, इसलिए उसको सबसे लास्ट में किया। सो वी वर ऑल वेटिंग फॉर हर। बहुत मजा आया, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। यू आर ए रिनाउंड डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट। उस आपके एक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव से हाउ इम्पोर्टेंट पर्पल फेस्ट इज फॉर द लीगल राइट्स, फॉर द अवेयरनेस पर्सपेक्टिव, और बीट टू इरेडिकेट स्टिग्मा? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह के फेस्टिवल्स, बिकॉज इस फेस्टिवल से 3 काम होते हैं। 1, द सोसाइटी गेट्स अ मैसेज दैट ये सरकार की प्रायोरिटी है। नंबर 2, वो यहाँ आकर विकलांग विजनों की जो प्रतिभा है उसके कायल हो जाते हैं, वो देखते हैं अरे ये भी कर सकते हैं। बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता कि इस फील्ड में क्या हो रहा है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पर लोगों को पता चलता है कि इस फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सरकार ने क्या किया है, एनजीओज ने क्या किया है, नई रिसर्च क्या हुई है, इन्वेंशंस क्या हुई है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, हाउ लाइफ कैन बी मेड ईजी फॉर पीपल। तो ये दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तीसरा है, मुझे लगता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जहां हम लोग देश भर से जो एक्टिविस्ट हैं वो आकर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की स्ट्रगल शेयर करते हैं, एक दूसरे की सक्सेसेस शेयर करते हैं, और हमारे आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं सेक्टर के सामने उनको डिस्कस करते हैं। तो और इसमें बढ़िया बात यह है कि सरकार का बराबर का भागीदारी है। सरकार आज इस सेक्टर के साथ काम करना चाहती है। इससे पहले अक्सर एक्टिविस्ट सरकार के पीछे भागते थे, उनको कोर्ट में घसीटते थे, बट ये सरकार जो है बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही है, लोगों के साथ एंगेज करती है सेक्टर के साथ, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ये एक अनोखा प्लेटफॉर्म इन 3 चीज़ों को समावेशित करते हुए दिखता है, और इसकी सक्सेस का यही मंत्र है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। बट मेरा एक सजेशन ये है कि इसको गोवा में लिमिट करने की बजाय इसको आप हर स्टेट में लेके जाएं, सो दैट इट बिकम्स रियली नेशनल। इंटरनेशनल हमने किया है, वी हैड गुड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, बट कोशिश करें कि इसको नेशनल इस मायने में करें कि हर स्टेट में हर साल जाए, तो उस स्टेट के लोगों में ज़्यादा जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोग यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए एक ओरिएंटेशन होगा, उनके लिए एक अवेयरनेस सेशन होगा, और मुझे लगता है कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए एक अवेयरनेस का एक बड़ा माध्यम बनेगा, और वहाँ के लोकल लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो लोग यहाँ नहीं आ पाते। लास्ट सवाल, आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है केव फाउंडेशन, तो इज केव ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग? यू आर हियर फ्रॉम केव or you are representing NAB? Yes, that is very good. So my organization is Center for Accessibility in Built Environment Foundation,
एंड हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरा एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या और सरकारी एजेंसियाँ हैं, म्यूनिसिपल एजेंसीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसकी ट्रेनिंग, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग और सर्टिफिकेशन के ऊपर भी हमारा भी काम शुरू हो रहा है. सो बिल्डिंग्स को सर्टिफाई करें कि दे आर एक्सेसिबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे आर एक्सेसिबल. तो आई वाज रिप्रेजेंटिंग K Foundation because K Foundation is also working in the area of ICT accessibility Right. standards. तो दोनों लेवल की वर्चुअल ICT एक्सेस प्लस फिजिकल बिल्ड टूर्नामेंट एक्सेस दोनों एरिया में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय ऑर्गेनाइजेशन इन दिस क्यूरेटेड discussion. So it's wonderful to be here. ये थे सुभाष, अमेजिंग पर्सन. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. Thank you, Danish.